हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता दिया हुआ था। और आज की क्लास दोस्तों मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, असंबद्धता को लेकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में असंबद्धता क्या होती है दोस्तों, इसी में एक बिंदु पर आपको बहुत अच्छी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। असंबद्धता किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। असंबद्धता। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो असंबद्धता को लेकर ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग दोस्तों हेडिंग लगा देते हैं असंबद्धता। ठीक, असंबद्धता, ये दोस्तों हमारा हेडिंग हो गया असंबद्धता। तो क्या करते हैं दोस्तों, आज की क्लास इसी पर रहेगी। तो पहले दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, एक पृथ्वी की कुछ इस तरीके से ये हम लोग संरचना बना लेते हैं और आज दोस्तों इसी पर ये क्लास रहेगी असंबद्धता को लेकर। ये दोस्तों कल मैंने 3 पार्ट आपको पृथ्वी में बताए हुए थे, 3 पार्ट, सियोल, सीमा और निफे। ठीक है ना दोस्तों। ये आपके कौन सी थी दोस्तों, सियोल। ये आपकी क्या थी, सियोल। ये दोस्तों आपका सीमा था और ये दोस्तों आपका कौन था, NIFE, निफे। ये 3 आपके पार्ट थे और यही दोस्तों मैंने कल आपको बताया हुआ था। जो ऊपरी परत थी दोस्तों जिसे भूपल्टी कहते हैं उसे हम लोग सियोल, मध्य वाली परत को सीमा और इसे दोस्तों क्या, निफे कहते थे। ठीक है ना दोस्तों। यानी कहने का मतलब दोस्तों आपका, अगर इन नंबरों को हम हटाएं दोस्तों तो जरा देखिएगा, ये दोस्तों जो परत थी आपकी क्रस्ट या इसे भूपर्पटी, यही था दोस्तों। दूसरी दोस्तों ये जो आपकी परत थी मेंटल और तीसरी दोस्तों ये परत थी आपकी क्या थी, क्रोड। यही दोस्तों था ना। और कल मैंने दोस्तों इन्हीं 3 के बारे में बता दिया हुआ था। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा यहाँ पर बिंदु रहेगा कि असंबद्धता किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, असंबद्धता का क्या मतलब हुआ, सबसे पहला हमारा यही टॉपिक रहेगा कि असंबद्धता किसे कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी की परतों पर, ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी की परतों के मध्य पाए जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर दोनों परतों की विशेषता पाई जाती है उसे असंबद्धता कहते हैं। क्लियर दोस्तों। पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर दोनों परतों की विशेषता पाई जाती है उसे असंबद्धता कहते हैं। मतलब दोस्तों जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, एक परत ये हो गई और एक दोस्तों हम लोग मान लेते हैं एक परत ये हो गई और एक परत ये हमने मान ली काल्पनिक आंकड़ा को लेकर। जैसे ये पृथ्वी है दोस्तों, तो एक परत हमारी ये हो गई और एक परत ये हो गई। ठीक, ये 2 परत पृथ्वी पे। तो पृथ्वी के मध्य में पाई जाने वाली 2 परतों के जो मध्य का ये संक्रमण क्षेत्र दोस्तों आप देख रहे हैं, ये बीच वाला यानी संक्रमण जो क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र जहां पर दोनों परतों की क्या विशेषता पाई जाती है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, असंबद्धता कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, इसकी थ्योरी लिख देता हूँ कि पृथ्वी के परतों के मध्य, और आप लोग वही परिभाषा लिख लेना। ठीक दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं कि पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर दोनों परतों की विशेषता पाई जाती, जहाँ पर दोनों परतों की विशेषता पाई जाती है
विशेषता, जहाँ पर दोनों परतों की विशेषता पाई जाती है उसे असंबद्धता कहते हैं, उसे असंबद्धता कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। ये दोस्तों हुआ, यानी कि पृथ्वी के परतों के मध्य, ठीक है ना दोस्तों, पाया जाने वाला एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर दोनों परतों की विशेषता पाई जाती है उसे असंबद्धता कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। दोस्तों और अच्छे से समझने के लिए काल्पनिक आंकड़ा देखो, जैसे एक हमारी ये परत हो गई और इसी से लगी हुई एक परत ये हो गई, जो बीच का ये दोस्तों संक्रमण क्षेत्र है ना, जहाँ पर इस वाले परत की भी यही विशेषता पाई जा रही है और इसकी भी यही विशेषता पाई जा रही, दोनों में ये और ये कॉमन है दोस्तों, ठीक। तो ये जो संक्रमण क्षेत्र है इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, असंबद्धता कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। अब तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा ना, पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर दोनों परतों की विशेषता पाई जाए उसे असंबद्धता कहते हैं, असंबद्धता कहते हैं। क्लियर दोस्तों हो गया होगा ना। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन सी असंबद्धताएं पाई जाती है उन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। पहले तो दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद कौन परतें कहाँ पर पाई जाती है उन पर हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। तो पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सी कहाँ पर कौन सी असंबद्धताएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों ये वाला आपका क्या हो गया, क्रस्ट है पूरी, ठीक, पूरी परत क्रस्ट है। अगर दोस्तों हम इसे दो पार्ट में इस क्रस्ट को विभक्त कर देते हैं, इस परत को ध्यान से दोस्तों देखते रहना, ये दो पार्ट में, ये ठीक है ना दोस्तों, इस क्रस्ट को दो पार्ट में दोस्तों हम क्या विभक्त कर देते हैं, तो मतलब ये वाली जो दोस्तों हो जाएगी, कौन सा हो जाएगा, ऊपरी क्रस्ट, और ये दोस्तों हो जाएगी निचला क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर वर्डिंग दोस्तों जरा देखिएगा, ये आपकी हो जाएगी ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, और ये दोस्तों मैंने इस पार्ट को दो भाग में विभक्त कर दिया, ये इस तरीके से काल्पनिक आंकड़ा के हिसाब से दोस्तों, ठीक है ना। तो अब ये पूरी पृष्ठ हमारी क्रस्ट थी, तो मैंने ये आपको दर्शाने के लिए दोस्तों मैं ये ऐसे लाइन बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो ये वाला जो क्रस्ट हो गई, क्रस्ट का ये पूरा है, तो ऊपर वाला हमने मान लिया ऊपरी क्रस्ट है और नीचे वाला दोस्तों ये क्या है, निचला क्रस्ट है, ठीक है ना, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। तो इसके बीच में दोस्तों अब जो असंबद्धता पाई जाएगी, ऊपर और नीचे के परतों के मध्य में जो असंबद्धता पाई जाती है दोस्तों, उस असंबद्धता को दोस्तों हम लोग कहते हैं कोनराड असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है दोस्तों, वो कोनराड असंबद्धता पाई जाती है, कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जरा देखते हैं, ये आपका मेंटल वाला भाग है, ये पूरी मेंटल परत है। अगर बीच से दोस्तों हम यहाँ पर इसे भी समझाने के लिए कुछ ऐसा करें, ये इस तरीके से मेंटल, तो इसका मतलब ये दोस्तों जो भाग हो जाएगा ऊपरी मेंटल, और ये दोस्तों जो भाग हो जाएगा निचला मेंटल, यानी निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, निचला मेंटल। इसके बीच में जो ये दोस्तों असंबद्धता पाई जाएगी, इस असंबद्धता को दोस्तों हम लोग बोलते हैं रेपेटी असंबद्धता, रेपेटी असंबद्धता, ठीक है ना दोस्तों। किसके किसके मध्य में, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के मध्य में रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है, जबकि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य में कौन सी, कोनराड असंबद्धता पाई जाती है, कोनराड असंबद्धता पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे वाला जो पार्ट है आपका क्रोड है, तो इसकी बात कर लेते हैं, क्रोड या कोर, ठीक दोस्तों। जरा देखिएगा
इसके भी दो पार्ट दोस्तों हम लोग करते हैं क्रोड के। ये दोस्तों जरा देखिएगा यहाँ पर, ये मैंने दो पार्ट किए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऊपरी कोर, ठीक है ना दोस्तों, और ये आपका हो जाएगा निचला कोर। ऊपरी कोर और निचला कोर, ठीक है ना दोस्तों, निचला कोर। इसके बीच में दोस्तों जो ये असंबद्धता पाई जाती है, इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं लेमैन असंबद्धता। ये आपकी क्या है? लेहमैन असंबद्धता, लेमैन असंबद्धता, ठीक है ना दोस्तों, ये आपकी पाई जाती है। तीन चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। देखिए जरेगा, ये जो दोस्तों ये जो पूरी परत थी, ये आप मोटी सी देख रहे हैं, ये वाली, ये दोस्तों ये पूरी क्रस्ट थी। तो मैंने समझाने के लिए इसके दो पार्ट कर दिए, एक ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। इसके मध्य में दोस्तों क्या जो असंबद्धता पाई जाएगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोनराड असंबद्धता, कोनराड। इसके बाद ये जो दोस्तों आप इतना पूरा देख रहे हैं, ये पूरा दूसरा भाग मेंटल था ना दोस्तों, मेंटल। तो मैंने इसको समझाने के लिए दो पार्ट कर दिए, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। इसके मध्य में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? रेपटी असंबद्धता, रेपटी असंबद्धता। इसके बाद दोस्तों ये पार्ट नीचे वाला कोर था, या जिसे क्रोड कहते हैं, तो मैंने इसके भी दो पार्ट किए दिए, ऊपरी कोर और दूसरा दोस्तों निचला कोर। इसके मध्य में जो असंबद्धता पाई जाती है दोस्तों वो कौन सी है? लेमैन असंबद्धता, लेमैन असंबद्धता, ठीक दोस्तों, लेमैन असंबद्धता, लेमैन असंबद्धता, ठीक दोस्तों, ये आपका है। इसके बाद दोस्तों जरा देखिएगा बहुत अच्छे से, निचली क्रस्ट या ऊपरी मेंटल, दोस्तों वर्डिंग देखिएगा, निचली क्रस्ट या ऊपरी मेंटल, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, निचला भूपल्टी, ऊपरी मेंटल, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में, निचला और ऊपर के मध्य में जो दोस्तों असंबद्धता पाई जाएगी, उस असंबद्धता को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? मोहे असंबद्धता, मोहे असंबद्धता, मोहे असंबद्धता, मोहे असंबद्धता, ठीक है ना दोस्तों। मोहे असंबद्धता किसके किसके मध्य में दोस्तों ये पाई जा रही? निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में दोस्तों जो असंबद्धता पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोहे असंबद्धता, मोहे असंबद्धता, ठीक। इसके बाद दोस्तों निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड, दोस्तों जरा देखिएगा, निचला मेंटल और ऊपरी क्रोड, निचला और ऊपर, इसके मध्य में जो असंबद्धता पाई जाएगी दोस्तों, निचले और ऊपर के मध्य में जो असंबद्धता पाई जाएगी उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं गुटेन वर्ग असंबद्धता, गुटेन वर्ग असंबद्धता, असंबद्धता, गुटेन वर्ग असंबद्धता, ठीक है दोस्तों। एक बार जरा दोस्तों इस चीज को आप लोग थोड़ा बहुत अच्छे से दोस्तों समझना, क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो गया। देखना दोस्तों, ये जो पूरा आपका पार्ट है, इस वाली लाइन के ऊपर देख रहे क्रस्ट है, तो मैंने समझाने के लिए क्रस्ट के दोस्तों दो पार्ट किए हुए हैं, ये बीच में लाइन खींची। तो एक पार्ट हो गया ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। इनके मध्य में दोस्तों जो असंबद्धता पाई जाएगी उसे कोनराड असंबद्धता कहते हैं, कोनराड असंबद्धता, ठीक दोस्तों। इसके बाद दोस्तों निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य में जो असंबद्धता पाई जाएगी दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं मोहे असंबद्धता, मोहे। इसके बाद दोस्तों ये पूरा जो पार्ट है आपका प्रवार या मेंटल है, तो मैंने इसके दो पार्ट किए, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। इसके मध्य में जो असंबद्धता दोस्तों पाई जाती है उसे रेपटी असंबद्धता कहते हैं, रेपटी असंबद्धता। इसके बाद दोस्तों क्रोड वाले के दो पार्ट की, ऊपरी कोर, निचला कोर। इसके मध्य में जो असंबद्धता पाई जाती है लेमैन असंबद्धता, लेकिन दोस्तों निचला मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? गुटेन वर्ग असंबद्धता, गुटेन वर्ग असंबद्धता। क्लियर दोस्तों ना, हो गया ना? गुटेन वर्ग असंबद्धता, गुटेन वर्ग असंबद्धता, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये आपकी है दोस्तों। एक बार फिर दोस्तों रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों ये जो असंबद्धता है यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, देखना दोस्तों, ये आपका किसके मध्य में पाई जाएगी? ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और दूसरा दोस्तों निचला क्रस्ट,
निचला क्रस्ट, इनके मध्य में दोस्तों आपकी कौन सी असंबद्धता है? कोनराड असंबद्धता, कोनराड। इसके बाद दोस्तों जो मोह असंबद्धता देख रहे हैं आप, इसकी अगर बात की जाए मोह वाले की, तो इसके किसके किसके मध्य में पाई जाएगी ये मोह? जरा देख लेते हैं। निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। तो ये मोह असंबद्धता दोस्तों निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इसके मध्य में दोस्तों ये आपकी कौन सी पाई जाती है? ठीक है ना, मोह असंबद्धता। इसके बाद दोस्तों रेपटी जो असंबद्धता देख रहे हैं, ये ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के मध्य में दोस्तों आपकी रेपटी पाई जाती है। किसके किसके मध्य में? ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इसके मध्य में दोस्तों ये कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? रेपटी। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो लेमैन असंबद्धता है, ये दोस्तों किसके किसके मध्य में पाई जाती है? देखिए, ऊपरी कोर और निचला कोर। ठीक है ना दोस्तों। इसका मतलब ये हमारी पाई जाएगी ऊपरी कोर और दूसरा दोस्तों कौन सा? निचला कोर। ठीक है ना, इसके मध्य। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो गुटेनबर्ग असंबद्धता बची हुई है, ये निचला मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य में पाई जाती है। तो ये दोस्तों किसके किसके मध्य? निचला मेंटल और दोस्तों किसके मध्य में? ऊपरी कोर। ठीक है ना दोस्तों। ये आपकी असंबद्धताएं हैं। एक बार दोस्तों अच्छे से कॉपी में लिखने के लिए एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि क्लियर होना चाहिए, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ये जो आप पूरा यहाँ इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक देख रहे हैं, इस वाले से इस वाले तक, ये पूरा आपका क्रस्ट वाला पार्ट है। तो मैंने इसे दो पार्ट में विभक्त कर दिया। एक बन गया ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। इसके मध्य में दोस्तों जो ये असंबद्धता पाई जाएगी उसे बोलते हैं हम लोग क्या? कोनराड असंबद्धता, जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के मध्य में पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों इस बिंदु से ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा पार्ट आपका मेंटल है। मैंने इसके दो पार्ट किए दोस्तों, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। तो ऊपरी और निचला मेंटल के मध्य में दोस्तों रेपटी असंबद्धता पाई जाती है। रेपटी, और मैंने लिखा हुआ दोस्तों ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ठीक। इसके बाद दोस्तों देखिए, ये निचला क्रस्ट और ये ऊपरी मेंटल, ये निचला क्रस्ट, ये ऊपरी मेंटल, इसके मध्य में जो असंबद्धता पाई जाएगी उसे मोह असंबद्धता कहते हैं। मोह असंबद्धता यानी निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। इसके बाद दोस्तों नीचे सबसे आ जाते हैं कोर या क्रोड वाले भाग में। इसके दो पार्ट किए, ऊपरी कोर, निचला कोर। तो ऊपरी कोर और निचला कोर के मध्य में जो असंबद्धता दोस्तों पाई जाती है उसे बोलते हैं लेमैन असंबद्धता। लेकिन दोस्तों निचला मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य में जो असंबद्धता पाई जाएगी उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। निचला मेंटल और ऊपरी कोर। क्लियर दोस्तों। तो ये आपकी दोस्तों असंबद्धताएं थी। इनकी क्या कौन किसके मध्य में पाई जाती हैं मैंने आपको सारी लिखवा दी हुई है दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपने नोट्स बना लेना। ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी की परतों का आयतन और दोस्तों क्या? द्रव्यमान। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करनी, पृथ्वी की परतों का आयतन और द्रव्यमान कितना कितना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जो पहली आपकी परत थी, भूपर्पटी। ये पहली परत थी। ठीक दोस्तों। तो इसका आयतन और दोस्तों दूसरा आपका क्या मैंने बताया? द्रव्यमान। भूपर्पटी, आयतन और द्रव्यमान इनका क्या क्या होगा। ठीक है ना। तो पहली दोस्तों हमारी जो परत थी वो दोस्तों थी भूपर्पटी। तो भूपर्पटी का दोस्तों जो आयतन है वो दोस्तों हमारा 0.5%। और द्रव्यमान की दोस्तों बात करें तो द्रव्यमान रहेगा 0.2%। ठीक है ना दोस्तों।
ये आपका है भूपर्पटी का जो आयतन है वो 0.5% और द्रव्यमान दोस्तों कितना 0.2%। इसके बाद दूसरी दोस्तों हमारी जो परत थी वो दोस्तों थी मेंटल थी मेंटल का दोस्तों जो आयतन है दोस्तों वो हमारा 83.5% और द्रव्यमान दोस्तों जो है वो लगभग है हमारा 67.8%। ठीक है ना दोस्तों। यानी मेंटल इसका जो आयतन है 83.5 और जो द्रव्यमान है दोस्तों वो 67.8%। इसके बाद तीसरी दोस्तों जो परत थी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड की बात आयतन की दोस्तों बात करें तो इसका आयतन दोस्तों हमारा है 16% और द्रव्यमान दोस्तों है हमारा क्या 32%। तो ये दोस्तों पृथ्वी पर जो 3 परतें पाई जाती थी, सबसे ऊपरी जो परत थी दोस्तों उसे भूपर्पटी कहते थे, बीच वाली परत को मेंटल और सबसे निचली परत को क्रोड कहते थे। तो भूपर्पटी का आयतन इतना और द्रव्यमान दोस्तों इतना, ठीक है ना दोस्तों, आयतन इतना और द्रव्यमान इतना। और इसके बाद मेंटल का आयतन 83.5%, द्रव्यमान 67.8%। क्रोड की दोस्तों बात करें तो 16% और ये दोस्तों द्रव्यमान कितना 32%। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं भूपर्पटी में विभिन्न तत्वों की मात्रा, ठीक है ना दोस्तों, वो बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं भूपर्पटी पर विभिन्न तत्वों की मात्रा क्या है। ठीक है दोस्तों, भूपर्पटी पर विभिन्न तत्वों की मात्रा क्या है, इस बिंदु पर दोस्तों हम लोग क्या चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में कुछ भी बन सकता है, बस आपको दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाना है और रिवाइज करते रहना है और आपका दोस्तों काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक, तो हेडिंग दोस्तों हम लोग लगाते हैं भूपर्पटी पर विभिन्न तत्वों की मात्रा। भूपर्पटी में विभिन्न तत्वों की मात्रा, विभिन्न तत्वों की मात्रा, ठीक है ना दोस्तों, मात्रा। ये दोस्तों क्या बात हो रही, केवल क्रस्ट वाले भाग जिसे जिसे क्रस्ट कहते थे, क्रस्ट को हम लोग भूपर्पटी बोलते थे ना, उस भूपर्पटी में जो भी तत्व पाए जाते हैं वो दोस्तों हमें देखना है क्रम से एकदम। तो सबसे पहला दोस्तों जो तत्व है वो है दोस्तों हमारा क्या है, ऑक्सीजन। इसकी जो मात्रा दोस्तों पाई जाती है वो 46.80%। यानी कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा है, ऑक्सीजन के बाद दोस्तों हम लोग बात करें सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद दोस्तों हम लोग बात करें सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की दोस्तों मात्रा है वो पाई जाती है 27.72%। ठीक है ना दोस्तों, 27.72%। इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरे नंबर की बात करें एल्यूमिनियम, ठीक है ना दोस्तों, एल्यूमिनियम। इसकी अगर मात्रा की बात की जाए एल्यूमिनियम की, ये दोस्तों पाया जाता है 8.13% एल्यूमिनियम भूपर्पटी पर। चौथे नंबर की दोस्तों बात करें तो लोहा, जिसे दोस्तों आप लोग आयरन बोलते हो, इसकी मात्रा दोस्तों है 5%। पांचवें नंबर की दोस्तों बात करें तो कैल्शियम, ठीक है ना दोस्तों, कैल्शियम। तो कैल्शियम आपका है दोस्तों 3.63%। और छठवें नंबर की दोस्तों बात की जाए तो सोडियम की दोस्तों बात करें तो ये हमारा पाया जाता है 2.83%। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि सर जी ये आपने क्यों लिखवाया। दोस्तों जरा देखिएगा, आईएएस के हिसाब से जरा दोस्तों सोचे आप लोग, देखना भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा को क्रम से लगाएं। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा को क्रम से लगाएं आईएएस के हिसाब से।
कोई भी दोस्तों ये क्रम 4 या 5 उठा के दे देगा और कहेगा क्रम से लगाएं, तो क्रम आपका क्या होगा? सबसे ज्यादा दोस्तों ऑक्सीजन पाई जाती है ना, कितनी? 46। इसके बाद दोस्तों सिलिकॉन पाई जाती है कितनी? 27। इसके बाद दोस्तों एल्युमिनियम पाई जाती है कितनी? 8। इसके बाद लोहा दोस्तों पाई जाती है कितना? 5%। इसके बाद दोस्तों कैल्शियम कितना? 3%। इसके बाद दोस्तों सोडियम कितना? 2%। तो यानी भूपर्पटी पर जो विभिन्न तत्वों की मात्रा का जो प्रतिशत है क्रम भाई, वो दोस्तों आपका क्रम ये रहा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग क्रम ध्यान रखिए। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम, ये दोस्तों आपका क्या क्रम है? क्रम है। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया ना? तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद फिर कुछ बिंदुओं हम लोग आगे बात करते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं संपूर्ण जो पृथ्वी है, उस संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा को लेकर। अभी तक दोस्तों हमने देखा था भूपर्पटी पर जो तत्व पाए जा रहे हैं उनके अनुसार क्रम देखा था। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्व क्या हैं, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हेडिंग दोस्तों पड़ी हुई है संपूर्ण पृथ्वी में विभिन्न तत्वों की मात्रा। तो सबसे पहले दोस्तों जो लोहा पाया जाता है कितना? 35%। 35%। इसके बाद दोस्तों ऑक्सीजन है, इसकी मात्रा दोस्तों हमारी 30% है। 30% है। इसके बाद दोस्तों सिलिकॉन है, सिलिकॉन की मात्रा दोस्तों 15% है। 15% है। इसके बाद दोस्तों मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की मात्रा दोस्तों 13%। इसके बाद दोस्तों निकिल है, निकिल की मात्रा 2.4%। और इसके बाद दोस्तों सल्फर है 1.9%। ठीक, तो संपूर्ण पृथ्वी में विभिन्न तत्वों की मात्रा के अनुसार उनका क्रम अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए तो सबसे पहले लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%, इसके बाद दोस्तों सिलिकॉन 15%, इसके बाद मैग्नीशियम 13%, इसके बाद दोस्तों निकिल 2.4% और सल्फर 1.9। तो ये दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी में विभिन्न तत्वों की जो मात्रा है उनका दोस्तों ये क्रम है। ठीक है ना? तो आप लोग दोस्तों इस क्रम को जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से दोस्तों आप लोग लिख लेना। ठीक है ना? तो स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कुछ पॉइंट को लेकर। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी से जुड़े कुछ तथ्य के बारे में। ठीक है ना दोस्तों? अब हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट या तत्व, जहाँ से कभी कभार दोस्तों क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उन्हीं बिंदुओं पर दोस्तों हम लोग आज बात करते हैं। तो क्या दोस्तों, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या। ठीक है ना दोस्तों? यानी पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या है 6371.0 किमी। विषुवतीय त्रिज्या, विषुवत रेखा पृथ्वी पर इस तरीके जो विषुवत रेखा है उसी दोस्तों वो बात कर रहा है कि पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या वो 6371 किमी। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या वो दोस्तों है 6378.1 किलोमीटर। जो ध्रुव वाला ध्रुवीय त्रिज्या है, जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव आपने पढ़े, तो ध्रुवीय जो त्रिज्या है वो दोस्तों हमारी 6378.1 किमी है। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी का व्यास अगर बात की जाए तो पृथ्वी का व्यास 12,742 किमी है। इसके बाद विषुवत रेखी अगर व्यास की बात की जाए तो 12,756 किमी। इसके बाद ध्रुवीय अगर व्यास की बात की जाए दोस्तों तो 12,714 किमी। और सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है, नारंगी के समान है। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी से जुड़े दोस्तों कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास दोस्तों इतना, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 6378, पृथ्वी का व्यास 12,742 किमी। इसके बाद विषुवत रेखी व्यास 12,756 किमी। इसके बाद ध्रुवीय व्यास 12,714
और सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है, नारंगी के समान है। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये मैंने चैप्टर दोस्तों आपको पृथ्वी वाला कंप्लीट कर दिया हुआ है। तो अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो कल की दोस्तों जो क्लास होगी फिर मैं किसी नए टॉपिक से शुरुआत करूँगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।